हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 21वां दिन है दोस्तों, और आज संपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न, और सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए, आज का कोटा है दोस्तों कि सिगरेट ना बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रौंद दिया जाए, बनना है तो नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि RPCAU से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रश्नों का एक जो है PDF और सभी कई तरह के प्रश्नों का PDF, मैथ वगैरह सभी चीज़ों का वहाँ पर मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को सारा मटेरियल वहाँ पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही ट्विटर पर भी हमें आप फॉलो कीजिए, ताकि आपके भाई का हाथ मजबूत हो, किसी परिस्थिति में खड़ा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का देखिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा होता है? ऑप्शन ए आ, बी ई बड़ी ई, सी है ऊ बड़ा ऊ, डी है अंग अ। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण अंग अ होता है। क्या होता है? अंग अ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अयोग या वाह क्या होता है? एक जो ऊपर बिंदु होता है और एक जो ये वाला होता है, ये दोनों क्या होता है? अयोगवाह वर्ण होता है। ठीक है। और विसर्ग को भी अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन स्वर के अंत में जरूर लगता है, जैसे अंग। ठीक है, तो स्वर के अंत में लगता है अंग या अह। ठीक है, अह। ठीक है दोस्तों, तो ये अंत में लगता है। इसी तरह ये जो है अंग और अह दोनों क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह मतलब जो ऊपर लगा हो और जो यहाँ पर लगा हो विसर्ग, ये दोनों क्या है? अयोगवाह वर्ण है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। निम्न में बताइए द्वित्व व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए है पुनः, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, डी है उत्साह। तो देखिए दोस्तों, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, द्वित्व व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना ही क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। यानी एक वर्ण ल है यहाँ पर और फिर उसी के साथ ल आ गया है दिल्ली, तो इसमें क्या है? एक वर्ण के साथ अपने अगले वर्ण के साथ भी, मतलब एक ही वर्ण दो बार उपयोग होता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, देखिए कच्चा कैसे लिखेंगे? क आधा च और चा, पक्का। तो प आधा क और फिर का, यानी क का दो बार इस्तेमाल किए हैं, च का दो बार इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो इस तरह और भी हो जाएगा गप। ठीक है, तो देखिए च, क, च, ट और प, क, च, ट, प। ठीक है, ये आधा आधा रहेगा। ठीक है दोस्तों, प, ये सभी जो है वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित्व नहीं होता है। ठीक है, क, च, ट, प वर्ग के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, इनके द्वित्व नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा तीसरा। तालाबे स मूर्धनी स दंती स और ह कौन से व्यंजन है? ऑप्शन ए प्राकंपी, बी स्पर्शी, सी संघर्षी और डी है संघर्ष स्पर्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये जो है सबसे पहले तो बता दें कि ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब समझिएगा संघर्षी होता क्या है। एक ऐसा व्यंजन वर्ण जिसके मुंह में दो उच्चारण स्थानों को पास लाकर एक बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर ढकेला जाता है, जैसे स, थ, झ, फ। मतलब कि एक बहुत कम जगह से मुंह का हवा को ढकेला जाता है, यानी संघर्ष के द्वारा जो व्यंजन का उच्चारण किया जाता है उसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। चौथा देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए उन्नति, बी है उन्नति, सी है उन्नति और डी है उन्नति।
देखिए 2 ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही हटा दीजिए कि ये दोनों तो साफ गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं उन्नति और उन्नति, दोनों में कौन सही है। एक तो है हर्षिकार, एगो है दीर्घिकार। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा, हर्ष इकार, कौन सा, डी। इसका डी जो है बिल्कुल सही है। शुद्ध का मतलब एकदम करेक्ट, सही सही होना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कृपा, एक ही में है ये दोस्तों, कृपा, कृपा, कृपा। तो इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों, कृपा। ठीक है, कृपा। चलिए 6वां देखिएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि सभी के सभी क्या है, छह लिखा हुआ है। ठीक है, छह, लेकिन कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से ये वाला छह सही है, छह के आगे विसर्ग। ठीक है, ये छह सही है। चलिए 7 नंबर देखिएगा, दयानंद में संधि कौन सा है। ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है यण संधि। तो दयानंद में कौन सा संधि है दोस्तों, दीर्घ संधि। कौन सा है, दीर्घ संधि। अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, जब 2 वर्णों की संधि करते समय अ आ के साथ आ आता हो तब आ बन जाता है, यानी अ के साथ आ जाए तब भी आ बनेगा, और अ के साथ आ जाए तब भी आ बनेगा। ठीक है, इसी तरह छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगी। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ आता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ ध्यान से, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय। ठीक है, आलय, इसमें देखिएगा यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है, तो क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। क्या बनेगा, पुस्तकालय। देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं पुस्तकालय। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आएगी तो एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, अगला दिन और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही मेहनत करके और ढूंढ करके लाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर देखिएगा, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, बी है दीर्घ संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है यण संधि। तो देखिएगा इसमें जो है दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। कपीस में क्या है, दीर्घ संधि है। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, कपि धन इस, क्या हो जाएगा कपीस का, देखिएगा कपि, कपि धन इस, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ई धन ई, तो ये भी बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा कपीस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर, सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है विसर्ग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि है दोस्तों, यहाँ पर स्वर व्यंजन में पूछा है तो स्वर संधि है। सदा धन एव सदैव। ठीक है, आ धन ए बन जाता है ए। ठीक है, तो सदैव हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। कई बार बताए हैं दोस्तों आप लोगों को, उपसर्ग का प्रयोग कब होता है। ऑप्शन ए है शब्द के आदि में, बी है शब्द के मध्य में, सी है शब्द के अंत में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, शब्द के आदि में। ठीक है, शब्द के शुरुआत में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों, शब्द के पहले लगकर और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, शब्द के अंत में लगकर उसमें एक परिवर्तन ला दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उपधनकार, उपधनकार क्या हो जाएगा, उपकार। तो उपधनकार, उप क्या है यहाँ पर, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग और डी है प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है उससे कहते हैं प्रत्यय। अभी अभी तो बताए थे ऊपर में, उसे कहते हैं प्रत्यय, यानी जो धातु के अंत में लगकर और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, जैसे प्रतिधन अय, यहाँ पर अय क्या है, बाद में लगा है, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय, प्रतिधन अय। तो अय क्या है, बाद में लगा है, और अय क्या है, अय प्रत्यय है।
और इससे क्या हो जाएगा, प्रत्यय। इसका हिंदी भी हो जाएगा प्रत्यय, प्रतिधन अय। और ये प्रत्यय जो है प्रतिधन ऐसे ही मिलकर बना हुआ है। चलिए 12 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए प्र, बी, त, सी प्रख, डी आत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले ही बताए थे कि जो प्रख्यात है और उपसर्ग की बात करता है तो उपसर्ग कहाँ लगेगा, पहले लगेगा। प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है। तो यहाँ पर उपसर्ग प्रख्यात में प्र जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्र। ठीक है, ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी विपरीतार्थक आपको बताए हैं दोस्तों कि ठीक उसके उल्टा। ठीक है, तो गमन को जब हम उल्टा बनाने की कोशिश करेंगे तब गमन के आगे कौन सा उपसर्ग लगाएंगे। ऑप्शन ए है उप, बी है आ, सी है प्रति, डी है अनु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आ। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगमन। आगमन यानी ए आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 देखिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी समास का शब्द के अनुसार अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है संक्षेप, बी है विस्तार, सी है विग्रह और डी है विच्छेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। तो यानी संक्षेप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक छोटा रूप होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा रूप बनाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। ठीक है, चलिए 14 के बाद 15 देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 15 देखिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का भी संबंध हो, कौन सा समास कहलाता है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी है कर्मधारय, डी है तत्पुरुष, सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो। पद यहाँ पर है, प्र नहीं है, पद है खाली। पद में विशेषण और विशेष्य का भी संबंध है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास हो जाता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसको थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों। जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है। ठीक है, सभी प्रधान होता है। दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर देता है। ठीक है, कोई तीसरा पद बना देता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज, डी है विदेशज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। अब समझिएगा तत्सम होता क्या है। जो शब्द संस्कृत से यानी संस्कृत का शब्द होगा और हिंदी में बिना परिवर्तन किए सीधे सीधे ले लिया गया है, वे तत्सम कहलाते हैं। बिना परिवर्तन नहीं किया गया। ये है, जैसे में अग्नि कह सकते हैं, अग्नि, और भी बहुत सारे हैं। अग्नि है, क्षेत्र है, वायु है, रात्रि है, सूर्य है, बहुत सारा है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें बिना परिवर्तन किए ले लिया गया। अब यहीं पर समझ लीजिएगा तद्भव क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा परिवर्तन करके जो लिया गया है उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, आगे आएगा तो बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर देखिएगा। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन ए है पवित्र, बी है कुशल, सी है विनिमय और डी है जलज। ठीक है दोस्तों, तो शब्द रचना के आधार पर बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। देखिए शब्द रचना के आधार पर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलज। अब देखिएगा शब्द रचना क्या है। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन सा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़।
तो देखिए जलज जो है एक योगरूढ़ शब्द है। क्या है? जलज जो है एक योगरूढ़ शब्द है। क्या है? योगरूढ़। और बाकी क्या है? कमल जलज है जिसका अर्थ क्या होता है? कमल। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज, डी है विदेशज। तो देखिए परीक्षा जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, और तत्सम ऊपर बताए थे कि तत्सम क्या होता है? वैसा जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के ले लिया गया हो, तो देखिए वो तत्सम कहलाता है। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, बहुत सारा चीज बताए थे। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है या फिर आरपीसी, एयू, एलडीसी, जेएससी एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह की आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का जवाब देते हैं और उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी भी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक एडमिट कार्ड का जहाँ तक सवाल है तो एडमिट कार्ड का जो है बहुत आप लोग कमेंट कर रहे हैं। हमने जो है ईमेल कर रखा है। कल संडे था, कोई ईमेल का मैसेज नहीं आया। आज लगता है कि कुछ न कुछ आएगा, तो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अपडेट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए आगे 20वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, बी है भाववाचक, सी है व्यक्तिवाचक और डी है द्रव्यवाचक। तो इसमें स्त्रीत्व में कौन सा संज्ञा हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला है 21 नंबर देखिएगा, निम्न शब्दों में कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए है क्रुद्ध, बी है क्रोध, सी है क्रोधी और डी है क्रोधित। तो इसमें कौन सा संज्ञा है? इसमें हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध एक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है क्रोध। ठीक है, क्रोध, जवानी, प्यार, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना और डी है दया। ठीक है, तो इसमें कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों? इसमें पुल्लिंग हो जाएगा बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारंग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है नमक, बी है सारथी, सी है मोर और डी है घोड़ा। सारंग का पर्यायवाची, पर्यायवाची बता चुके हैं दोस्तों। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, मतलब उसी के दूसरा शब्द, उसी का दूसरा शब्द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंग, यानी इसका आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है दोस्तों, अब इसका सारंग का और भी पर्यायवाची क्या हो सकता है? हिरण, ठीक है, हिरण, मृग, हरिण, ठीक है दोस्तों, कुरंग, कुरंगम, चारुलोचन इत्यादि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीसुन। पीसुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पिशाच, बी है चुगलखोर, डी है पीसना और डी है बेईमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चुगलखोर। क्या हो जाएगा? चुगलखोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिसुन का पर्यायवाची है चुगलखोर। ठीक है, इसमें जो है पिशाच का अर्थ भूत होता है दोस्तों। ठीक है, पिशाच नहीं सुने हैं आप लोग, भूत होता है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, केतु का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन ए है झंडा, बी आचार्य, सी किरण और डी है दिशा। तो केतु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? झंडा। क्या हो जाएगा? झंडा। अब झंडा का और भी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ध्वजा, ध्वजा। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों? केतन। ठीक है, और क्या हो जाएगा? केतु। ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलिए 26 देखिएगा दोस्तों, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक सरल वाक्य है। क्या है? ये एक सरल वाक्य है। राम पढ़ता है एक सरल वाक्य है। अब देखिए रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो राम पढ़ता है एक सरल वाक्य है। चलिए 27 देखिएगा, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली।
ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों, यानी दो उपवाक्य एक साथ मिला हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, यानी सभी की प्रधानता है, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि समझे दोस्तों, तो दो या दो से मिलकर जो वाक्य है, दो सरल वाक्यों मतलब दो से दो अधिक सरल वाक्यों का योजक यानी जुड़ा होला हुआ, जैसे एवं जुड़ा हो एवं से, तथा से, किंतु से, अथवा से, इसलिए से, अतः से, फिर भी, तो नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मतलब ऐसे शब्द लगाकर जोड़ दिया गया। जैसे उसने परिश्रम तो किया किंतु, यहाँ पर देखिएगा किंतु से जोड़ दिया गया, किंतु सफलता नहीं मिली। तो ऐसे वाक्य जिसमें किंतु परंतु लगाकर जोड़ दिया गया हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सिंपल में ये समझ लीजिए कि जहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा वहाँ पर ये सब शब्द जुड़े होंगे, अतः, फिर भी, तथा, एवं, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ठीक है, ये सब जुड़ा होगा। एक बार कॉपी और पेन लेकर बैठकर सारा अच्छे से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको एक ट्रिक है, किंतु परंतु जहाँ रहेगा वहाँ पर सरल वाक्य, सरल नहीं सॉरी संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देखिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। महात्माओं का वैराग भी समय की परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता है। ऑप्शन ए है महात्माओं का, बी है वैराग भी समय, सी है के परिवर्तन की अपेक्षा और डी नहीं रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वैराग भी समय, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनिएगा, महात्माओं का वैराग्य भी, यहाँ पर क्या है? वैराग्य, यहाँ पर यही मिस्टेक था, वैराग्य यही गलत था इसमें। वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें भी अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है, सुनिएगा ध्यान से। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। शुरू जीवन पथ पर, बी है हमें सतत रूप से, सी है चलते रहना चाहिए, डी है इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? हमें सतत रूप से गलत है, इसमें क्या है? त्रुटि है, हमें सतत रूप से। इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए सही हो जाएगा, जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, रूप नहीं होगा, सतत चलते रहना चाहिए, रूप से इसमें हटा देंगे, यानी यहाँ पर जो है रूप से ही आपको गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर। समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है घोर तप करना, बी है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी है उद्देश्य को प्राप्त करना, डी है कठोर परिश्रम करना, ठीक है। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। क्या? कठोर परिश्रम करना, ठीक है। चलिए 31 नंबर देखिएगा। नाश कर देना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर लेना, पानी भरना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नाश कर देना के लिए मुहावरा बताना है, ठीक है। एक मुहावरा बताना है नाश कर देना के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पानी फेर लेना, पानी फेर लेना। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा नाश कर देना, ठीक है, यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिएगा दोस्तों। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, बी है कवि निरंकुश होता है, सी कवि कल्पनाशील होता है, डी कवि भाव प्रवण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों। साक्षात संकेतित करते हैं, साक्षात संकेतित कहते हैं किसको? ऑप्शन ए है अविद्या को, बी है लक्षणा को, सी है व्यंजना को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अविद्या को। क्या हो जाएगा? अविद्या को। अब थोड़ा सा इसमें समझ लीजिएगा दोस्तों। देखिए
जो नामवाची अर्थ बताने वाला शक्ति होता है, शक्ति के तीन भेद आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। तो जो नामवाची अर्थ बताने वाला शक्ति होता है उसे अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अविद्या कहते हैं। जैसे नाम, जाति, गुण, द्रव्य या क्रिया का होता है, और ये सभी साक्षात संकेतित होते हैं। यानी अविद्या को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कहा गया है, यानी अविद्या को शब्द की प्रथमा शक्ति भी कह सकते हैं। ये नामवाची होता है, ठीक है। और शब्द के जो है शक्ति के संकेत, शक्ति के जो है रूप बता चुके हैं शब्द शक्ति के, ठीक है। चलिए 34 देखिएगा, बैल खड़ा है। इस वाक्य में बैल कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है, यानी बैल में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए है अविद्या, बी है लक्षणा, सी है व्यंजना, डी है छंद, ठीक है। तो देखिएगा बैल खड़ा है, इस वाक्य में बैल में जो है अविद्या शब्द शक्ति है। कौन सा है? अविद्या, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा दोस्तों, कवि बिहारी मूलतः किस रस के कवि हैं? ऑप्शन ए है करुण रस, बी है भक्ति रस, सी है श्रृंगार रस और डी है वीर रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवि बिहारी जो है श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके? श्रृंगार रस के कवि हैं। 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, हत्स का रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए है भय, बी है निर्वेद, सी है शोक और डी है जुगुप्सा या घृणा। तो विभत्स का अस्थाई रस क्या है दोस्तों? जुगुप्सा या घृणा, बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 37 देखिएगा, अवधि शिला का उर पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृक जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है दोहा, बी है सोरठा, सी है रोला और डी है बरवय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बरवय। क्या हो जाएगा? बरवय। अब समझिएगा थोड़ा सा, बरवे जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। छंद के बारे में आप लोगों को बताए थे कि कितने छंद है, ठीक है। मात्रिक, ये जो है अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय चरण में क्या क्या होता है? 12-12 मात्राएं होती है एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, ठीक है। तो ये जो है एक मात्रिक छंद है, ठीक है। यह एक मात्रिक छंद है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, धनाक्षरी में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए है मात्रिक, वार्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो धनाक्षरी में कौन सा छंद है दोस्तों? इसमें वार्णिक छंद है। कौन सा? वार्णिक छंद है, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिएगा, आप लोग पिछला वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे दोस्तों तो आप लोगों को इसमें समझ में आने लगेगा। लगातार वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो और पूरे अच्छे से पेन कॉपी रख के देखा कीजिए, जो ज़रूरत है उसको नोट भी करते जाइए। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है तरनी तनुजा तट तमाल। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए। ऑप्शन ए है अनुप्रास, बी है यमक, सी है उत्प्रेक्षा और डी है उपमा अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। अब समझिएगा थोड़ा सा, अनुप्रास अलंकार होता क्या है। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर छाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति खूब हुई है। देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है और इसमें भी त है, यानी त वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है। यानी यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। जिस अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, ठीक है दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इसमें त का जो है बार बार उपयोग किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। चलिए 40 नंबर देखिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर। ऑप्शन ए है उल्लेख, बी है उपमा, सी है रूपक, डी है अतिशयोक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि उपमा अलंकार होता क्या है दोस्तों। जहां उपमेय के साथ साथ उपमान, किसी समान धर्म को लेकर तुलना किया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमेय के साथ उपमान भी समान धर्म लेकर तुलना किया जा रहा है, ठीक है।
तो चलिए ये था 40 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर आपका जनरल नॉलेज आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का होगा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाया गया है। निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए चावल, बी रागी, सी अंडा और डी है मलाई रहित दूध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चावल। ठीक है, इसका मैं व्याख्या नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग इसका खुद देख लीजिएगा। हिंदी का व्याख्या इसलिए कर देता हूं दोस्तों, आप लोगों का हिंदी 100 नंबर का है, तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट आप लोगों का तैयारी हो जाए। ठीक है, चलिए 42 नंबर है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर से, दूषित भोजन से, थूक से और कुत्ते से। तो पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है दोस्तों? दूषित भोजन से। कैसे? दूषित भोजन से, यानी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिएगा, मशरूम क्या होता है? कवक होता है, शैवाल होता है, हरी सब्जी होती है, पशु का मांस होता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मशरूम एक कवक होता है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ऑप्शन ए ईस्ट, ईस्ट इस तरह लिखा था है दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, बी है क्लोरेला, सी है एजोला और डी है मोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एजोला को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 45 नंबर देखिएगा, लाख क्या है? अब लाख क्या है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है रेजिन और डी है वसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेजिन। रेजिन क्या है? लाख है। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वायु द्वारा टीबी, पानी द्वारा हैजा होता है, संपर्क से सिफिलिस होता है और विषाणु द्वारा टीटनस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, विषाणु द्वारा टेटनस होता है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिएगा, कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। ऑप्शन ए है रॉयल हीमोफीलिया, बी है टेक्सेक्स रोग, सी है पुटीय तंतुमयता और डी है अतिरिक्त दाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का आंसर हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया, एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न रोग है। ठीक है, यह अनुवांशिक रोग है रॉयल हीमोफीलिया। आप लोगों को पता है रॉयल हीमोफीलिया में कट जाने पर ब्लड बहते रहता है, रुकता नहीं है, और ये जो है ब्रिटेन के रॉयल परिवार में ये रोग है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा दहन पोषक है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। कौन सा दहन पोषक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही आग जलता है, आप लोगों को भी पता है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलेगा, इसलिए क्या है? दहन पोषक है। ठीक है, 49 नंबर देखिएगा, जुगनू किस घटना के वजह से शीत प्रकाश देता है? ऑप्शन है प्रतिदीप्ति, बी है स्फुरदीप्ति, सी है रासायनिक संदीप्ति और डी है बुटबुतन। ठीक है, बुतबुतन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, रासायनिक संदीप्ति के कारण जुगनू जो है शीत प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, सवाई राजा जय सिंह द्वारा स्थापित हुए वेधशालाओं में से एक कौन है? ऑप्शन ए है आगरा, बी है इंदौर, सी है उज्जैन, डी है जोधपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्जैन। उज्जैन का जो वेधशाला है सवाई राजा जय सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया था। चलिए 51 नंबर देखिएगा, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? ध्रुव क्या है? ऑप्शन ए है युद्धपोत, बी है पनडुब्बी, सी है हेलीकॉप्टर, डी है प्रक्षेपास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है? एक हेलीकॉप्टर है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल रही थी। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, बी है टिक्की डोलमा, सी है संतोष यादव और डी है पीटी उषा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता हासिल की थी। चलिए 53 नंबर देखिएगा, हंसा 2 किसका उपनाम है? ऑप्शन ए है किसका नाम है, सॉरी, ऑप्शन ए है उपग्रह है, बी है प्रशिक्षण यान है, सी है पनडुब्बी है और डी है प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशिक्षण यान। हंसा 2 क्या है? प्रशिक्षण यान है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिएगा, ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन है फेयरफैक्स से, बी है पनडुब्बी खरीदारी से, डी है तोप के सौदे से और डी है भ्रष्टाचार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
फेयर फैक्स से जो है ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है। चलिए 55 नंबर देखिएगा, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? घास स्थल, कृषि उत्पाद, वायुमंडलीय संतुलन, डी है अनुवांशिकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? अनुवांशिकी है, यानी डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम रोबोट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया था? ऑप्शन ए है बर्न, बी है केपटाउन, सी है काहिरा, डी है लंदन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंदन में रोबोट के द्वारा हृदय का सफल बाईपास सर्जरी यानी ऑपरेशन किया गया था। चलिए 57 नंबर देखिएगा, फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए है मीरा नायर, बी है रिचर्ड एटनबरो, सी है श्याम बेनेगल और डी है पीटर ऑस्टिनो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल जो थे फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं। ठीक है। 58 नंबर देखिएगा, संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? बांसुरी एवं वीणा का, बांसुरी एवं सारंगी का, बांसुरी वीणा एवं तंबूरे का और वीणा एवं पियानो का। इसका आंसर 58 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, वीणा एवं तंबूरे का। क्या हो जाएगा? वीणा एवं तंबूरे का सितार यंत्र मिश्रण है। ठीक है, सितार और सितार यंत्र संगीत का मिश्रण है। ठीक है। चलिए 59 नंबर देखिएगा, 13 ताली नृत्य कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी है केरल, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। तो 13 ताली नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो इसका आंसर सी यानी मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 ताली कहाँ का है? मध्य प्रदेश का नृत्य है। चलिए 60 नंबर देखिएगा दोस्तों, द प्राउडेस्ट डे क्या है? प्राउडेस्ट है, ये क्या है? प्राउडेस्ट है। द प्राउडेस्ट डे पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्यों के एकीकरण से, बी है भारत की स्वतंत्रता से, सी है पोखरण विस्फोट से और डी है एनडीए सरकार का गठन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोखरण विस्फोट से जो है द प्राउडेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। पोखरण विस्फोट, सॉरी डे नहीं, पुस्तक है। पोखरण विस्फोट के बारे में जो है एक पुस्तक में लिखा गया है जिसका नाम है द प्राउडेस्ट डे। ठीक है। तो ये था आज का 60 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम @ऑनलाइन फार्म FARM 12 पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारे PDF मिलेंगे और साथ में दोस्तों आप लोग हमें ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आप लोगों के लिए हमें ट्वीट करना पड़े तो ज़्यादा सपोर्ट रहे और मैं ट्वीट कर सकूं। तो ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको RPCEO से संबंधित किसी भी तरह की समस्या है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों कि आप लोग जो है आपके चैनल ऑनलाइन फार्म को अभी तक किसी तरह का रेवेन्यू नहीं प्राप्त होता है, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल पे अथवा फ़ोन पे का नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप लोग जितना हो सकता है, आपको ये नहीं है कि मतलब 100 दीजिए, 500 दीजिए, 10,000 दीजिए, 50 दीजिए, जो आपके पास हो सकता है, जो आप कर सकते हैं अपने चैनल ऑनलाइन फार्म को हेल्प, वो कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपके चैनल पर लगातार इसी तरह के और भी वीडियोज आते रहें और आगे भी RPCEO से संबंधित किसी भी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घर में रहिए और बचे रहिए। ठीक है, थैंक यू।